कर दो। नहीं सर, उधर से जाएंगे, इधर से निकलिएगा सर, पीछे से निकलिएगा ना। ठीक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सब लोग आ गए हैं क्या? हाँ, जिंदा वाला आना है। आ गए हैं सब लोग? क्या पढ़े थे हम लोग कल? मतलब पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वो मतलब प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया था ना। किसी को कोई दिक्कत उसमें? किसी को भी लग नहीं रहा है? पहला क्वेश्चन क्या था? उसमें से एक क्वेश्चन जो है, उत्तल सतह से बनने या उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, क्यों? इसमें दिक्कत है? क्यों होता है बताइए? देख लीजिए सीधा सीधा, दर्पण कौन सा? यही ना। दर्पण कौन सा? उत्तल। चलिए, अगर दर्पण उत्तल है तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के दोनों किधर है? दर्पण के ठीक पीछे। किधर है? दर्पण के पीछे। और वस्तु हमेशा किधर रखाएगा? आगे रखाएगा। अब प्रतिबिंब बनाने के हम लोग 4 नियम जानते हैं। क्या क्या? प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाती? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। और चौथा, यदि कोई किरण ध्रुव पर आती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए सीधे सीधे। अब सोचो, हम कहीं भी वस्तु रखेंगे, सोचो इसमें, हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो वस्तु इधर क्या है? अनंत। और इधर क्या है? ध्रुव। मतलब जब भी वस्तु रखाएगा तो एक ही जगह रखाएगा, अनंत और ध्रुव के। या फिर आप अलग से सोचे तो एक बार अनंत पर रख सकते हैं, एक बार कहां रख सकते हैं? फिर एक बार अनंत और ध्रुव के बीच। कोई दिक्कत? अब देखो, मान लीजिए हम कहीं भी वस्तु रख दिए, एक किरण आई प्रधान अक्ष के समांतर, कहां से होकर गुजरने वाली है? फोकस से। मतलब ऐसे वापस ही जाएगी। ये प्रधान अक्ष के साथ तो ये वाली जो परावर्तित किरण है कभी मिलने नहीं जा रही है, तो इसको जब पीछे बढ़ाए तो कहां आके मिला? फोकस पर। तो प्रतिबिंब यहां बना ना। कोई दिक्कत यहां पर? अब दूसरा, अगर कोई किरण कहां से आती है? वक्रता केंद्र से। कहां से आती है? आ रही है ना, तो वो अपने ही पथ पर लौट जाती है। ये दोनों किरण आके कहां मिला? फोकस पर मिला। फोकस और ध्रुव के बीच, यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना। यह प्रतिबिंब क्या कभी वास्तविक हो सकता है? क्यों? 2 कारण। पहला, इस प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दोनों आभासी किरणें आपस में मिलती है। कौन सी किरण आके मिलती है? वास्तविक किरण आके मिल रही है क्या? तो कौन सी किरण आके मिल रही है? आभासी किरण। दूसरा, यह दर्पण से हमेशा क्या बनता है? पीछे। इसीलिए उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? क्या होता है? आभासी या काल्पनिक होता है। कोई दिक्कत? लिखना है इसका आंसर। क्या था क्वेश्चन? लिखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, क्वेश्चन है पहले लिखा देते हैं।
उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो गया? हमेशा काल्पनिक होता है, क्यों? हमेशा काल्पनिक होता है क्यों? ये ना क्वेश्चन। जो लोग पिछले क्लास में नहीं आए हैं उसको क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा और आंसर लिखिए। लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन लिखा गया? लिखिए। उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए जो दो किरणें, जो दो किरणें आपस में मिलती है, आपस में मिलती है, वे आभासी किरण होती है। मिलती है, वे आभासी किरण होती है। साथ ही साथ प्रतिबिंब का निर्माण, साथ ही साथ प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा, साथ ही साथ प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे होता है। इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? काल्पनिक होती है। और कोई क्वेश्चन था उसमें से? और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करें। बोलिए। अच्छा, हाँ, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन से पहले आप चाहें तो ये वाला फिगर भी डाल सकते हैं उसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। ये किसका फिगर है? उसी में अभी जो लिखवा है उसका, तो किस में? आपका मन जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये रहेगा तो क्लियर ज्यादा रहेगा। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि रोटी का संख्या बढ़ते जा रहा है, हैं? और लिखने का क्रम छोटा करते जा रहे हैं। जो डेफिनेशन 8वां में पढ़े हुए इंटर तक चलाना चाहते हैं नहीं भाई। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लिखने का पैटर्न भी चेंज करिएगा ना। अरे खींचने और ढकेलने को तो सब दिन बल कहते हैं, लेकिन 8वां में कुछ और होता है, 10वां में कुछ और होता है नहीं।
प्रकाश की एक प्रॉपर्टी जो प्रकाश का परावर्तन था वो क्या हो गया, समाप्त। हालांकि ये समाप्त तो आप 10वां में ही करके आए थे, है कि नहीं? अच्छा से क्या बोलते हैं, अच्छा से तो वहीं किए थे, समझ में भले नहीं आया था। नहीं वो होगा धीरे धीरे, अभी और होगा। बन गया। प्रतिबिंब बनाते टाइम ध्यान देना कि डॉटेड लाइन वाला बना है तो भी डॉटेडे रहे, इसको पूरा लाइन नहीं खींच देना है, समझ गए? हाँ। अगला क्वेश्चन क्या था बोलिए। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें अपने ही पथ पर लौट जाती है, क्यों? अच्छा अच्छा, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट जाती है, क्यों? देखिए जिनका आज पहला क्लास होगा उसको तो एक पैसा समझ में नहीं आ रहा होगा, सही बात है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बस यहीं तक समझ में नहीं आएगा, एक बाद नया ही टॉपिक शुरू होगा। लिख लिए? एकदम गोली के रफ्तार से लिखिए। लिखे? हो गया? चलिए, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट जाती है, क्यों? ये ना सवाल है। अब थोड़ा सा जब बच्चा वाला डेफिनेशन पढ़ने का मन है ना, तनिसन चलते हैं वापस। कितना दिन पहले? तकरीबन 1.5 साल पहले कुछ ऐसा ही समय हुआ होगा जब आप 10वां की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? वहां पर आप लोग मैथ में चैप्टर 10 पढ़े होंगे जिसका नाम था वृत्त। पहुंचिए, वहां पहुंच गए? अब वृत्त दिखाई दे रहा है आप लोग को? वृत्त जब ऐसे बना था, ठीक है, वहां पर एक ऐसी रेखा खींची गई थी जो इसको टच करके जा रही थी। इसका क्या नाम था? एक ऐसी रेखा थी जो इसको काट के जा रही थी, इसका क्या नाम था? स्पर्श रेखा। ये देखो कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? आ रहा है कुछ? हाँ। अब इसी में एक प्रमेय, ढेर सारा प्रमेय था, उसमें से एक प्रमेय था जिसमें 10.2 शायद, जिसमें यह लिखा था कि जो इसकी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? यह कंफर्म है क्या? यह याद आया कुछ कुछ? फिर से एक बार देख लो। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो किसके साथ?
त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है, तब तो सब क्लियर है। देख लो, ये फिर उसी वृत्त का भाग है। अरे गोला हो या वृत्त हो, दोनों में बस 2D और 3D का अंतर है ना। ये यहां पर क्या है, और ये उसी वृत्त का केंद्र है या उसी गोले का केंद्र है। ठीक है। अच्छा, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो एक रेखा यहां खिंचाया कुछ ऐसे, या रेखा छोड़ दो, किरण बोल दो, ऐसे खींचे ना। अब बताओ ये सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा? क्योंकि सतह पर ये वाला जो भाग है ऐसा, ये तो स्पर्श रेखा ही है, नहीं है? तो स्पर्श रेखा पर लंब, यही ना मतलब, कुल मिला जुला के सतह के साथ लंब। तो कोई भी परावर्तक सतह पर जो भी लंबवत है, जो भी क्या है, उसका एक स्पेशल नाम हम लोग देते थे, अभिलंब। क्या नाम देते थे? मतलब ये अभिलंब है। लेकिन अभी इससे पहले तो बोले कि ये हमारा आपतित किरण है, मतलब ये 2 in 1। नहीं समझे? अभी थोड़ा दिन पहले, मतलब थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि ये हमारा कौन सी किरण है? आपतित किरण। लेकिन सतह के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इस हिसाब से ये क्या हो गई? मतलब यही हमारा आपतित किरण भी है, यही हमारा अभिलंब है। इसका मतलब यहां 2 रेखा है, एक के ऊपर एगो रखा हुआ है पूरा। ठीक। अब हम लोग वहीं पर एक परिभाषा पढ़ें, आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभी दोनों तो एक के ऊपर है, तो यहां पर आपतन कोण कितना डिग्री? दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो आपतन कोण कितना? 0। अगर आपतन कोण 0 तो फिर परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण भी 0। मतलब यही परावर्तित किरण भी है, मतलब यही आपतित, यही अभिलंब। जैसे एक ही आदमी, कहीं दीदी, कहीं बउआ, कहीं मौसी, कहीं फुआ, नहीं, वैसे ये एक किरण जो है वो तीनों रोल में है। कौन कौन सा? आपतित किरण भी यही, अभिलंब भी यही, और परावर्तित किरण भी यही। यही कारण है कि आने वाली किरण अपने ही रास्ते पर, थोड़ा हजम हुआ? अब लिख लें इसको, लिखिए। समझ में वाला आया क्या? लिखिए, यदि कोई किरण, क्वेश्चन नहीं लिखे थे, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है, तो आपतन बिंदु पर वह सतह से लंबवत हो जाती है। आपतन बिंदु पर वह सतह से लंबवत हो जाती है। आपतन बिंदु पर क्या हो जाती है? सतह से लंबवत हो जाती है। इस स्थिति में अभिलंब तथा आपतित किरण, इस स्थिति में अभिलंब तथा आपतित किरण एक दूसरे के ऊपर होती है,
जिससे आपतन कोण कितना हो जाता है? 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। जिससे आपतन कोण 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। पैराग्राफ को चेंज कर लीजिएगा। पैराग्राफ को चेंज करना समझते हैं ना? हाँ। उसके बाद लिखिए परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात परावर्तन कोण भी 0 डिग्री है। अर्थात परावर्तन कोण भी कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। लिख लिए? अर्थात परावर्तन कोण भी 0 डिग्री है, इसलिए किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसलिए किरण उसी पथ पर लौट जाती है। नहीं लिखा है पूरा, फिर से एक बार बोल दें क्या? उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए आंसर थोड़ा बड़ा हो गया, पता है, लेकिन ये पूरा डिटेल होना जरूरी है। नहीं समझे? जैसे आपको एक दिन बताए थे ना कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, वो वाला कंसेप्ट नहीं सुने हैं? अच्छा, जैसे सोच लो, एक सवाल है, अंतर क्या होता है छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा के लिखने में? जैसे एक छोटे बच्चे से पूछा गया कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ, क्या बोलेगा वो? गोकुल में। चलो, मथुरा में। कोई बोलेगा जेल में। अब सोचो कि यही सवाल आपको बीपीएससी में पूछ दे, कृष्ण का जन्म कहां हुआ? आप पीटी पास हो गए हैं, आप मेंस में रिटन में गए हुए हैं, बताइए इसका जवाब कैसे लिखें जो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले? क्या लिखेंगे? सुनो, कृष्ण, एकदम नॉर्मल सा बात है, सबको पता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन क्या यह कंप्लीट आंसर है? नहीं है। तब फिर मथुरा के कारागार में हुआ, तो भाई मथुरा में उस टाइम 2 4 5 को कारागार हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो फिर सवाल पूछेगा कौन सा कारागार में, तो आप मान लीजिए कि बोल दिए कि फलना जेल में, फिर फलना जेल तो एग्जैक्ट लोकेशन हुआ, जेल तो बहुत बड़ा होता है, नहीं होता है? तो उस हिसाब से सोचो कि ऐसा जवाब दें कि वो आदमी वहां पहुंच जाए उसके जवाब से। समझ गए? बनाइए जवाब। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। और बताइए। अभी देखो मथुरा में अभी भी जेल होगा ना? क्या वही वाला जेल अभी भी है? तो मथुरा के जेल मतलब अभी वाला जेल हो जाएगा। आप एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए पूरे का। देखो एक आंसर लिखते हैं, देखना इसमें क्या कमी बेसी रह जाएगा, ध्यान देना।
कृष्ण का जन्म ठीक है, कब हुआ नहीं जानना है, कहां हुआ बस खाली ये जानना है। ठीक है, अब देखना क्या क्या डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी हमको, यही चीज खोजता है आपसे आपका बोर्ड भी। अब कोई चीज छोड़िए मत, हर चीज थोड़ा थोड़ा उसको बता दीजिए। कृष्ण का जन्म कंसकालीन, मतलब समझ रहे हैं, कंस के काल में मथुरा के, कंस के काल में मथुरा में कोई जेल होगा, अब हो सकता है एक से ज्यादा जेल हो, क्या पता, हो सकता है। तो क्या करेंगे, कृष्ण का जन्म कंसकालीन मथुरा के उस जेल में हुआ जहां देवकी और वसुदेव बंद थे। जिस जेल में बंद थे उसी में हुआ। अब तुम पता करो कि किस जेल में वो बंद थे, वो मेरा काम थोड़े है। अरे भैया जहां उसकी मां थी वहीं ना उसका जन्म हुआ होगा, तब भैया वो उसी जेल में हुआ जिस जेल में वो दोनों बंद था। हम देखो, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम कहानी नहीं सुना रहे हैं कि गेट कैसे खुल गया, वर्षा कैसे होने लगा, हमको माइथोलॉजी से नहीं लेना देना। तुम ये समझो कि आंसर का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, और कोई क्वेश्चन है? अब सुन लो, अब थोड़ा सा हम अब 1 मिनट में ऐसे वो जो पुराना पढ़े ना उसको अब थोड़ा साइड में रख दो, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन वाला पार्ट, जो आपका मेन पार्ट है। ठीक है, यहां से ढेर सारा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। अब आपको याद आ रहा होगा, पहले फिर से सुनो थोड़ा इतिहास, ठीक है। सब जरूरत से ज्यादा खुश हो गया, क्या बात है? चलिए, प्रकाश का क्या, अब आप थोड़ा सा याद करिए। अरे चुप पहले रहिए, भेजेंगे तो थोड़ा सा पीछे, ठीक है। अभी से लगभग 4-5 क्लास आप पीछे चल जाइए। गए क्या? पहुंच गए हैं? सब लोग पहुंच गए वहां? चलो, पहुंच गए तो आपको याद होगा कि माध्यम को हम 3 भाग में बांटे थे। जितना भी माध्यम है जिसमें प्रकाश गमन करता है उसको कितने भाग में बांटे थे? कौन कौन? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। अभी सुन लो, कम से कम जो पढ़े हुए हैं पता है, जिनका भी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है कम से कम उसको तो डिस्टर्ब मत करिए, सुने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रोज रोज तो डिस्कशन होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आपका रिवीजन है, और जो नहीं पढ़े हैं उसका शुरुआती है, ठीक। अब याद आ रहा होगा आपको कि ये तीनों को हम क्यों याद किए। ये कौन है? ये कौन है? दादाजी। और ये कौन है? पापा। अब देखो भाई, ये वाला कंसेप्ट क्यों जरूरी पड़ा, तो आप अपने आप को जोड़िए। आप मान लीजिए अभी कोई मेला लगने जा रहा है, उतना धार्मिक मत होइए,
अभी उम्र नहीं हो गया वो सबका। मान लीजिए कोई मेला लगने जा रहा है आपके गांव के अगल बगल, शरद मेला टाइप, और आप अपना दोस्त के साथ घूमने जाना चाह रहे हैं। देखो सरस्वती पूजा में कोई माँ बाप नहीं मना करता है, कुछ वैसा मेला हो जिसमें माँ बाप मना करता है, उसके बारे में सोचो। ठीक है, अब हुआ क्या कि आप अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, बन ठन के तैयार हो गए। अच्छा, मम्मी के पास आते हैं ना तो जनरली हम लोग बताते हैं, उससे पूछते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मम्मी को हम लोग क्या किए, बता दिए कि मम्मी हम मेला घूमने जा रहे हैं। मम्मी क्या बोलती है, ठीक है जाओ जाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नियम बता के भेजती है। क्या? बढ़िया से खाना खाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सही समय पर वापस आ जाना, है ना। अब प्रकाश की मम्मी चुपचाप भेज देगी इसको। प्रकाश की मम्मी देखो दो बढ़िया चीज सिखा रही है जो तुम लोग को भी सीखना चाहिए। इसकी मम्मी क्या सिखा रही है कि अगर तुम जहां से जा रहे हो और सामने वाला माध्यम सघन मिल जाए, सघन मतलब ठोस, बड़ियार, कड़ा, तो अगर सामने वाला माध्यम कड़ा मिल जाए, बड़ियार मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? सही बात ना भाई, मुड़ी झुका के निकल लो, कहे उससे लड़ेंगे तो बेकार के पिटा जाएंगे। प्रकाश की मम्मी भी यही बात उसको समझा के भेजती है कि बाबू जाते टाइम अगर माध्यम सघन मिल जाए तो तुम अभिलंब की ओर क्या करना, झुक के निकल लेना। अब सवाल उठता है कि भाई हम इसको खिला पिला के तैयार किए हैं, तो कह जो बड़ियारी भी तो दिखाएगा। कहां दिखाएगा? जहां तुमसे कमजोर वाला मिल जाए वहां एकदम फैल के सो जाना। नहीं समझ रहे? तो प्रकाश की मम्मी कमजोर माध्यम मतलब विरल, अगर माध्यम कौन सा मिल जाए, विरल, तब वहां क्या करना, तब आराम से फैल जाना, मतलब अभिलंब से दूर हट जाना। ये प्रकाश की मम्मी दो बात सिखा के इसको भेजती है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर माध्यम बदलेगा तो इसका रास्ता बदलेगा, बदलेगा ना। माध्यम अगर बदलेगा तो इसका क्या होगा? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? और इसके कै गो नियम हो गए? कौन कौन? ये नियम नहीं है, ये तो कंडीशन है। नियम तो दूगो है। हाँ, छोड़ो नियम को, भी छोड़ो थोड़ा देर के लिए। इसमें यह याद रखना है कि अगर माध्यम बदले और अगला माध्यम, पिछले की बात हम नहीं करते हैं, अगर अगला माध्यम सघन हो तो किरण किधर झुकेगा? अभिलंब की ओर। और अगर अगला माध्यम विरल हो तो अभिलंब ये किरण क्या करेगा? अभिलंब से दूर हटेगा। कोई दिक्कत? चलिए, मम्मी, इसके मम्मी से भेंट हो गई। अब आते हैं इसके दादाजी के पास। जनरली दादाजी बाहर ही गेस्ट रूम में रहते हैं। जनरली आप अपने दोस्त के पास घूमने मतलब मिलजुल के जा रहे हैं, तो जैसे ही आप गेट पर पहुंचिएगा ना, वो क्या बोलेंगे, कहां जा रहे हो, पहला सवाल। और साथ में ये भी कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं, इतना ठंडा है जाओ जैकेट पहन लो, नहीं लगा सकते हैं। तो वो कुछ कंडीशन लगाए, तो आप रुके कि नहीं रुके? आप रुक गए, परमानेंट गए, लेकिन थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा समय या थोड़ा सा भाग क्या कर दिए, रोक दिए। और थोड़ा सा भाग को क्या होने दिए? यही काम किसका है? दादाजी का, अल्पपारदर्शी का। कोई दिक्कत? अब सोचो, तुम बन ठन के एकदम तैयार होके निकला और गेट के सामने पापा खड़े हैं, ठीक है। 90% केस में ना पापा पूछते भी नहीं कहां, बस शकल की तरफ देखेंगे ने। और बहुत अगर नहीं, तुमको जीरो एक्सप्रेशन अगर आपके चेहरे पर रहा तो सही बात ना। तो हम लोग, अब जवाब क्या है? दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, कोई बढ़िया काम है नहीं, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? नहीं, मतलब नहीं जा रहे हैं। तो नहीं जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? लौट के जाओ, लौट के जाओ।
अच्छा, पापा पर तो गुस्सा भी नहीं दिखा सकते हैं कि आपके कारण हम जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मम्मी पर दिखा सकते हैं, पापा पर नहीं दिखा सकते। इसलिए जितना डिग्री का कोण बना के आए हो उतना ही डिग्री का कोण बना के जाओ। समझ गए? ये किसका नियम हो गया? किसका नियम हो गया? परावर्तन का नियम हो गया। जितना डिग्री का कोण बना के आए उतना ही डिग्री का कोण बना के, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन हुआ और ये नियम हो गया परावर्तन का नियम। कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक्चुअली पापा से तो मुलाकात हो गई थी, अभी पापा वाला ही खत्म करके आए हैं काम। अब हम लोग कहां पहुंचेंगे? पारदर्शी। ठीक है, और यहां पर प्रकाश की कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की घटना होगी। मम्मी का नियम याद है ना? क्या क्या नियम है? सुनो, जब मिले, मिलेगा आगे ही, कौन मिले? सघन मतलब घना माध्यम, तो क्या करना? झुक जाना। अगर मिले विरल माध्यम, क्या होना? ट्रेन में ये चीज खूब होता है। अगर छोटा छोटा कमजोर कमजोर बच्चा बैठो, हट, हमारा पैर में दर्द है, पैर फैला के वो बैठ गया, और उधर बढ़िया रह गए, खड़ा हो, हाँ हाँ सर बैठिए ना, बैठिए नहीं होता है। तो वही वाला काम होना है कहां? कहां होना है? अपवर्तन की घटना में। कोई दिक्कत? हेडिंग दे दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन, इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाना है? लिखवाना है। अरे अभी तो बताए, जो मम्मी की वही। मम्मी क्या की? जाने दी नियम के साथ। क्या नियम बताई? सघन मिल जाए तो झुक जाना, अविलंब से दूर की पास, अविलंब के पास। विरल मिले तो क्या होना? अविलंब से दूर चला जाना। मतलब कुल मिला जुला के आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ यानी कि रास्ते में कुछ परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है वो तो माध्यम पर निर्भर करेगा। उसके पथ में या रास्ते में कुछ क्या होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बाकी लोग बाराती माल हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? एक बार और बोल रहे हैं, सुन लो पहले। एक बार तुम लोग को कम से कम और बोलना है तब लिखना है, ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन में सुन लो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब जाती है बोलना थोड़ा इधर का भाषा लगता है, प्रवेश करती है। प्रवेश करती है या गमन करती है? नहीं, तो गमन करती है या प्रवेश करती है तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है तो बाद में पता चलेगा। उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? फिर से एक बार, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन लिख लीजिए ना। जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है। उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी है, लिखिए। when light travel from one medium to another, when क्या लिखे? when light travel from one medium to another medium, comma, path of the light is changed. This phenomenon is known as refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब अच्छा, प्रकाश के गमन के आधार पर, मतलब मम्मी जैसा बताई प्रकाश को, उसके आधार पर माध्यम को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन सा? सघन और विरल। अच्छा, सोच के बताओ, प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होना चाहिए, सघन में कि विरल में? प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से? विरल में। क्यों? अब भाई सुनो, जब यहां पर तुलनात्मक अध्ययन ही हो रहा है तो हम ही लोग सोच लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि सघन कौन है, हवा कि जल? जल सघन है, ये सबको क्लियर है ना? अब बताए, हवा में हम लोग दौड़ सकते हैं कि नहीं? अरे भाई हवा ही तो भरल है, तो दौड़ते तो हवा में ही हैं। कभी पानी में दौड़ के देखे हैं? जैसे मान लीजिए कोई तालाब है या नदी है, आप दौड़ते हुए गए, कुछ दूर तक तो दौड़ सकते हैं, उसके बाद पैर को आगे नहीं बढ़ने देता। इस वजह से हम लोग जो पढ़े हैं ना, गति का जड़त्व, नहीं पढ़े हैं? तो दौड़ते हुए जा रहे हैं तो हमारा पैर बेचारा को रोक दिया पानी, तो ऊपर का भाग क्या बोलता है? विरोध। हम आगे जाएंगे, बोला जाओ, वो चला जाएगा आगे, पैर रह जाएगा उज्जे, क्या होगा? गिर जाएंगे ना। ये ना होता है। मतलब आपका स्पीड कम कौन से माध्यम में? सघन में। आपका स्पीड ज्यादा किस में? तो आप ही तो प्रकाश हैं। आप ही के मम्मी से मिला है इसको, नहीं? तो प्रकाश का भी चाल कम किस में और ज्यादा किस में? समझ में आ रहा है? आप ये चीज लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए स्टार करके, स्टार करके लिख लीजिएगा। सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल की अपेक्षा
सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल की अपेक्षा कम होती है। अभी नहीं लिखाना पड़ेगा विरल में ज्यादा होती है, अपेक्षा लग गया तो अपने आप समझ में आ गया। एगो कम एगो ज्यादा, किसमें कम और किसमें ज्यादा, कोई दिक्कत? अब ये किधर झुकेगा इस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सतह है, मान लेते हैं सतह का नाम एक्स वाई। ये कोई सतह है क्या जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। ये सतह क्या है? दो, जैसे मान लीजिए एक गिलास आप पानी रखे तो पानी जहां तक है उसके ऊपर हवा है। अरे भाई पानी जहां तक है उसके ऊपर हवा है ना, उसके ठीक नीचे पानी है। कोई ना कोई तो बीच में होगा ना सेपरेटिंग सतह, या वैसे छोड़ दो, दूध देखे हैं, नीचे दूध ऊपर हवा बीच में छाली, नहीं समझे? बीच में छाली मतलब नीचे दूध ऊपर हवा और बीच में क्या? तो ये जो छाली है दोनों माध्यम को अलग कर रही है ना, बस ये भी वही छाली है एक्स वाई। कोई दिक्कत? अब देखो एक किरण आ रही है, ठीक है? तो अगर देखो कहीं भी कोई किरण आ रही है तो यहां पर घटना होना है अपवर्तन का, क्योंकि दोनों माध्यम कैसा है? पारदर्शी है। दोनों माध्यम कैसा है? अब अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला है सघन, ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है? विरल। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहां पर हमको क्या खींचना पड़ेगा? खिंचा गया अभिलंब। अब बताओ क्या होगा, यह अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर झुकेगा? हम क्या बोले थे पहले ये सोचो। जहां जाना है, कहां से चल रहे हैं उसकी बात नहीं करते, जहां जाना है वो वाला माध्यम कौन सा है? जहां जाना है वो वाला माध्यम क्या है? अभिलंब से दूर हटेगा कि पास जाएगा? तो असली में इसका रास्ता तो ये था ना। अगर ये माध्यम बदलता नहीं तो इसी रास्ते से प्रकाश जाती, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन इसके जाने के कारण थोड़ा ये इधर हो गया, दूर हटा ना। अरे अभिलंब इधर वाला है, इधर वाला है अभिलंब, तो ये वाला कौन से, ये वाला कौन बड़ा हो गया ना, तो अभिलंब से क्या हो गया? ठीक है, ये कब होगा? जब सघन से विरल में जाएंगे। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा, सारा काम एक के जगह कर देते हैं। इधर है विरल, ठीक है, बीच में है सघन और फिर नीचे है विरल। अरे मान लो कि एक शीशा का पट्टी रख दिए हैं, कोई दिक्कत? इधर शीशा का पट्टी रख दिए, ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, ठीक है? क्या होगा? अब एक किरण आई, यहां पर क्या खिंचाया, क्या करेगी ये? देख लो, विरल से सघन में आ रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी। कुछ ऐसे झुक गई, झुकी ना। फिर यहां पर आई तो यहां भी चाहिए हमको क्या? ठीक है, अब जाने का इसका रास्ता कुछ इधर था, लेकिन ये क्या हो गई? ईमानदारी से बताओ किस किस को एक पैसा भी समझ में नहीं आया? हमको भी नहीं आया, नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए, जिंदा वाला। ठीक है, देखो इधर माध्यम कौन सा है? पहले 1 मिनट आंख बंद करके ध्यान करो कि मम्मी सामने खड़ी है, क्या करने जा रही है, सोचो। ठीक है, माध्यम कौन सा है?
आप भाई घर में है ना, घर में आपका क्या माहौल है इसके लिए मम्मी कुछ बोलती है? बाहर जब जाओगे तब रिएक्शन देना, कि घरे में बोलेंगे पापा सख्त हैं इसलिए हम यहां से मुड़ जाते हैं अविलंब की ओर। ऐसे तो नहीं होता, नहीं होता ना। तो भाई हम लोग जहां हैं उस माध्यम की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग यहां कौन से माध्यम में हैं? विरल में। जाने वाले किस में हैं? तो सघन में जा रहे हैं ना, अभिलंब की ओर झुकना था कि दूर भागना था? अभिलंब की ओर झुकना था कि दूर भागना था? नहीं झुका हुआ लग रहा है क्या? तनी इधर जाता, ये थोड़ा इधर झुक गया, झुक गया ना। चलो अब यहां पर स्थिति है, हम लोग चल किस में रहे हैं? सघन में। हम लोग किस में चल रहे हैं? सघन में चल रहे हैं ना। जाना किस में है? किस में जाना है? जिसमें जाना है उसकी बात करना है कि जहां से निकलेंगे उसकी बात करना है? वो कौन सा माध्यम है? अभिलंब से दूर हटेंगे कि पास जाएंगे? हट गया दूर। नहीं समझ में आया? एक ही फिगर बना लो, सब समझ में आ जाए। समझ गए? चलिए अब आ जाएंगे अपवर्तन के नियम। कौनची बल्ला भैया, लिखने जा रहे हो इंग्लिश मीडियम में, इतना इंग्लिश तो जानना ही पड़ेगा। तब क्या, जो आपके एग्जाम में पूछने वाला चीज है उसको हम लिखवा देंगे प्रॉपर। अब हर एक वर्ड लिखवाएंगे तो फिर बाकी लोग मुंह देखेगा ना। नहीं, गरियाने वाले का तादाद ज्यादा है अंग्रेजी बोलने पर। तो अगर उसको मिला जुला के लिख लीजिए, ये जो क्वेश्चन में पूछने वाला सटीक रहेगा ना उसको हम दोनों दोनों मतलब लैंग्वेज में लिखवा देंगे। बाकी सब पॉइंट हिंदी में भी रहेगा तो समझना है। ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? फिगर नहीं बनाए क्या? बना लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रावर्तन के कै गो नियम। जब उंगलियां देख के तुम लोग बोलते तो बोलो 5 नहीं, जब ऐसे बोलेंगे ना अपवर्तन के कितने नियम, तो सब बोलेगा 2। अभी बोल तो रहे अपवर्तन के कितने नियम 2 ही। अच्छा अच्छा, कौन कौन से? पहला, पापा वाला पैसा लेके आओ। मम्मी पापा वाला नियम पालन करवा देती है। पहला क्या? आपतित किरण, हाँ वहां परावर्तित था, यहां क्या? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और वहां था आई बराबर आर ना, यहां पर आई बराबर आर नहीं होगा। यहां एक वैज्ञानिक आएंगे, हाँ साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इस नियम का नाम है स्नेल का नियम। इस नियम का क्या नाम है? इस नियम का क्या नाम है? और ये क्या है आपके लिए? सीधे सीधे पूछ देता है, स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छा ये बताइए, बात कौन कर रहे हैं, नीचे क्लास वाला कि आप लोग? आप लोग टेंडर ले लिए हैं क्या गलबात करे के? पूरे बिहार में जिसको जिसको गलबात करना है हमको पैसा दो, हम कर लेंगे तुम्हारे बदले। नहीं ना? हाँ, ये आप लोग क्या है, 10th ना? नहीं नहीं, पीछे 10th है ना? सामने एग्जाम नहीं दिख रहा आप लोग को? अरे नया वाला 10 है, पुरनका 10 है भाई। उसके सामने तो पहाड़ खड़ा है और उसके बाद ये स्थिति है? और दुख की बात यह है कि संजोग से आपका वही टॉपिक चल रहा है जो आपके वाला में भी है। ठीक है? अरे स्नेल का नियम तो आपके लिए भी आई है। ठीक है ना? चलो तो ऐसा करते हैं
कि आज तो अनपच नहीं हो जाए, इसलिए आज यहीं पर छोड़ देते हैं। नियम लिखवा दें क्या? लिख लीजिए, लिख लीजिए परावर्तन अपवर्तन के नियम। ऐसा करते हैं ना, पहला लिख लेते हैं, दूसरा कल्ले समझते हैं स्नेल का नियम। पहला लिख लीजिए, आपतित किरण अपवर्तन के नियम में पहला नियम, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा, लिखे आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तल का मतलब पता है ना, बताए थे वहां। तल मतलब जैसे कुल मिला के अक्ष है 3 गो, एक्स वाई और, तो कोई भी 2 गो अक्ष मिला दीजिए तो एक तल बन जाएगा। जैसे आपको बोले थे कि मान लीजिए ये वाला कोना देखो, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन नीचे आ रही है, एक लाइन इधर जा रही है ना। इसको अगर एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको इधर एक्स माने थे, नीचे वाले को जेड माने थे, तो ये लंबाई ये चौड़ाई वाला पिछला दीवाल है। मतलब ये दीवाल किस तल में है? एक्स जेड तल में। तो ये बोर्ड किस तल में है? तो ये लिखा हुआ किस तल में है? तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मान लो ये इसी बोर्ड में ना है, तो तीनों एक तल में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। कल देखेंगे स्नेल का नियम। किसी को कोई दिक्कत? अरे स्नेल का नियम में दिक्कत होगा, देखेंगे कल। इसमें अभी तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सब बोलवे नहीं करता है, नहीं है ना? एक बार बोल दो सियावर रामचंद्र की।